हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है, तो लगातार हम लोग 18 दिसंबर को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में 18 दिसंबर के लिए रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, अपने शिफ्ट से पहले इस क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास के सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करिए। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आपकी तैयारी बहुत भी मजबूत होने वाली है। यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिए। आपको पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम इस बार एसएससी करवाने वाली है, जो कि 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाला है और 5 दिसंबर से स्लॉट बुक का लिंक भी ओपन हो चुका है। तो आप अपने से स्लॉट बुक कर सकते हैं, यानी आपको किस सिटी में एग्जाम देना है, किस डेट को एग्जाम देना है और किस शिफ्ट में एग्जाम देना है, तो ये ओपन हो चुका है, जो कि 30 दिसंबर तक चलने वाला है। और ये कंपलसरी आप सभी को करना ही करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका एसएससी की तरफ से एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। तो इसलिए एक हफ्ते पहले अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए 18 दिसंबर के लिए रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी करिएगा। आप जानते हैं कि आपके पेपर में जीके सबसे अधिक पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, पूरे 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, जो कि 1.5 घंटे का समय रहेगा और हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसलिए जितना भी क्वेश्चन आप हल करिए ध्यान से अच्छी तरीके से परखने के बाद अपना राइट आंसर दीजिएगा, नहीं तो 0.25 का माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? बताइए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? क्या भगत सिंह जुड़े थे? नहीं। राजगुरु भी नहीं जुड़े थे, सुखदेव भी नहीं जुड़े थे। तो कौन जुड़े थे? जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, जो कि अनुशीलन समिति से जुड़े थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों को यह किसकी सत्तारूढ़ सरकार से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है? बताइए, सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के किसकी सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है? तो मौलिक अधिकारों की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 200 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती है? भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर ये किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार कितना mm होता है? एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? 40 mm का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो चेतन भगत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय में बनाया गया था? बताइए, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस राजवंश के समय में बनाया गया था? तो चंदेल राजवंश के समय में बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रयास के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? बताइए, किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्न में से ये किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। यदि इस पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं, जो जीके जीएस का पूरे 50 क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस पीडीएफ से, प्लस करंट अफेयर के लगभग जो आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आएगा इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग तो भाई पूरा 25 का 25 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा, यानी 75 नंबर का ये पीडीएफ पूरा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पेपर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ये पूरे 75 नंबर का पीडीएफ होने वाला है, जो कि मात्र 99 रुपीज़ का होने वाला है। ओके तो साथी, अपने पेपर से पहले, अपने शिफ्ट से पहले इस पीडीएफ को आपको एक बार जरूर पढ़ना है। यदि आपके पास बहुत समय बाकी है तो आप जरूर से जरूर इस पीडीएफ को पढ़िए। अभी भी आपके पास मान के चलिए 9 दिनों का समय बाकी है। किसी का एग्जाम भाई 19, 20, 21 ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं कि सबका 18 दिसंबर को ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इस पीडीएफ को आपको जरूर पढ़ना है। ये पीडीएफ केवल मात्र 99 रुपीज़ का होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा टीम से। ओके केवल आपको मैसेज करना है, टीम प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, जो कि डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पार्ट 4 में शामिल है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था? तो चालुक्य राजवंश से संबंधित था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समानांतर दोलन करती है? तो कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समानांतर दोलन करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? बताइए कौन सा ऐसा नेता था जो कि चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लिए लखनऊ चला गया था? तो राजकुमार शुक्ला थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 18। पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती है? बताइए पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्त मेरे, याक टाइप की पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सी सुब्रमण्यम को।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? बताइए, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो 1994 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तंत्रिकीय कार्य प्रणाली और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? बताइए, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तंत्रिकीय कार्य प्रणाली और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? तो विटामिन B12 जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। मान्यखेड़ या मालखेड़ निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए, मान्यखेड़ या मालखेड़ ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये राष्ट्रकूट राजधानी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 किसको संदर्भित करता है? बताइए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 50 है ये किसको संदर्भित करता है? तो ये न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण को संदर्भित करता है, यानी न्यायपालिका को भाई कार्यपालिका से अलग करने को संदर्भित करता है जो अनुच्छेद 50 है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो सर जी संसद के पास होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो भाई आप फुल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर 18 दिसंबर से हो जाएगा और 18 दिसंबर के पेपर के आधार पर हम आपके पूरे 6 जनवरी तक का पेपर कराने वाले, डेली का डेली जितना भी आपका दिन में शिफ्ट होगा एग्जाम, उसके आधारित पर पूरे पेपर का हल आने वाले शिफ्टों के लिए हम क्लास देने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। वैसे तो लगातार आपकी क्लास चलेगी ही चलेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हल करिए। आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? बताइए, आरबीआई अधिनियम आरबीआई मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? तो 6 सदस्यों के लिए प्रावधान करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादरा और नगर हवेली की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 173 में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? बताइए, ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी से होकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है? तो नील नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सर जी 1894 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। बुंदू खान दिल्ली घराने के कौन से वादक थे? बुंदू खान दिल्ली घराने के एक कौन से वादक थे? बताइए। तो सारंगी वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भारत में मानसून से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से हल करना है, नहीं तो भाई 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। जानते हैं 1/4 का मतलब, यदि आप 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर जाएगा। यानी आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, हम आपका जब एग्जाम शुरू होगा तो उससे जस्ट 2 दिन पहले क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो साथियों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से हुई है। ओके, सत्रिया जैसे असम से है, कथकली केरल का है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करने वाला है? बताइए, आने वाले किस वर्ष में जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा, वो भी पुरुष में। जैसे 2023 में भारत ने मेजबानी किया था, लेकिन अब नेक्स्ट किस वर्ष में भारत मेजबानी करेगा? तो 2031 वाला करने वाला है। याद रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जो 2027 में होने वाला है वो 3 देश में होने वाला है, याद रखिएगा। एक साउथ अफ्रीका में, एक जिम्बाब्वे में, एक और देश का नाम बताइए भाई, कोई बता सकता है? 2 देश तो हमने बता दिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। एक अलग कौन सा देश है जो कि 2027 का वर्ल्ड कप मैच होने वाला है? बताइए। पहली बार जब होगा 3 देशों में आयोजित होंगे 50 ओवर का मैच। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? केलुचरण महापात्र ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसी से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया था? तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को कितने बिंदु कोड तैयार किए थे? स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को कितने बिंदु कोड तैयार किए थे? तो 8 बिंदु कोड तैयार किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38। 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के क्लास से। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? तो अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? तो ये प्रमुख शिलालेख पहले में ही की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? तो संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? तो 1984 में रखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनमें से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? बताइए। दिल्ली के किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तो तुगलकाबाद की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका सुभा मुद्गल को 2000 में किससे सम्मानित किया गया था? भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका सुभा मुद्गल को 2000 में किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय भी होगा? तो अनुच्छेद 214 में उल्लेख है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45।
बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक कौन से भारतीय नृत्यांगना है? वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक कौन से भारतीय नृत्यांगना है? तो ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहां प्रमुख देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है वो क्या कहलाता है? हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहां पर प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है वो क्या कहलाता है? तो गर्भगृह कहलाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? तो खुशवंत सिंह ने लिखा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है? बताइए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की प्रतिस्थापित कर दिया है? तो 99वां संशोधन अधिनियम ने ऐसा कर दिया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे और यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, लगातार कर रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा यहाँ से केवल 8 से 9 दिन का समय बाकी। इन्हीं दिनों में हमें पूरे सिलेबस को कवर करना है, पूरे क्वेश्चन को रिवीजन करना है। तो अच्छी तरीके से करिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास में भी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, केवल हम क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वो जो हमने PDF आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला है, यदि आपको लेना है तो भाई आपको जरूर लेना है, उसको लीजिए, बहुत ही फ़ायदा आपको करने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।